अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट नंबर 1, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया कॉमन नेमिंग सिस्टम और आयोपिक नेमिंग सिस्टम कि हम इनको कैसे नेम दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके साथ मैं ऑलरेडी किप सीरीज़, स्टार एकेडमीज़ और जो हमारे पास नियर पेयर के MCQs है वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट MD कैट के नेम से मिल जाएगी, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। और लेकिन वीडियोस देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर्स मेरे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो आपके MCQs ईज़िली सॉल्व होंगे। और अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाओगे तो फिर वही होगा, MCQs आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी, लेकिन पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर जब बैठोगे तो आपको सारा के सारा कॉन्सेप्ट जो है दोबारा से भूल जाएगा। सो बेहतर ये होता है कि आप पहले लेक्चर्स देखें, मेरे नहीं देखते किसी और के देखें, लेकिन पहले आप लेक्चर्स देखें या अपनी बुक रीडिंग करें और उसके बाद फिर आप MCQ सॉल्व करने की कोशिश किया करें। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। C1 to C4 have pungent smell and C4 to C6 have unpleasant smell। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो नोमेनक्लेचर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 अगर है हमारे पास तो वो क्या होता है, दैट इज़ मेथानोइक एसिड। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, एथानोइक एसिड होगा। और उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन किसके अंदर होते हैं, प्रोपानोइक एसिड, और 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि अगर 4 कार्बन तक एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, सो इनकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है। लेकिन अगर हमारे पास C1 अगर C5 टू C6 है तो हमारे पास क्या होते हैं, इनकी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है। C1 टू C4 आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हमारे पास हैं 1 to 4, ठीक है, हमारे पास मिथानोइक एसिड है, एथानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड है। कहते हैं अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। सोलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। कि जैसी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो उससे हमारे पास सॉलिबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, दिस इज़ मेथानोइक एसिड। एक कार्बन है ना, सो मीथेन का E ड्रॉप करके OIC एसिड लगा दें, उससे क्या बन जाएगा, मेथानोइक एसिड। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप इसका नोमेनक्लेचर देखें। एनीवेज यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है। जब अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है हाइड्रोजन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, अगर इनको करीब कहीं हाइड्रोजन मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो ये अपना लॉन पेयर दे के उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर हमारे पास क्लोज विसिनिटी में कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, वजह क्या है कि हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और रिजल्टेंटली हमारे पास पोल्स बन जाते हैं। हमारे पास बन जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो आप देखो ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4, 8 एटॉमिक नंबर है ना, तो ये 2 और 4 + 2 6। तो वैलेंस के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से देखिए 2 यहाँ पे शेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 एज अ लॉन पेयर इसके पास रहते हैं। लॉन पेयर वो पेयर होते हैं जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर है ये इंटरेक्शन कर सकता है इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ, और ये जो हमारे पास बॉन्ड बन गया है दैट इज़ नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज़ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इसमें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खुसूसियत क्या है,
यू रिप्रेजेंट देम विद अ डॉटेड लाइन्स। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सो ये डॉटेड लाइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वो उसके साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और ये हमारे पास तब तक होता है जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका आपको शायद आता होगा या नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, कार्बन का होता है कितना 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 और ऐड कर दें, तो ये इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 32 + 12 44 हो जाएगा, 45 46, दैट इज़ 46 ग्राम पर मोल। दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर वेट फॉर मेथानोइक एसिड। अच्छा, अब इसी तरह अगर हमारे पास एथेनोइक एसिड है, ठीक है, एथेनोइक एसिड में क्या होता है, एक कार्बन मजीद बढ़ जाता है। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। सो उसी हिसाब से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो रहा होता है, वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो कहते हैं C1 to C4 अगर हमारे पास मेथानोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक एसिड मौजूद है, तो ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और सोलिबिलिटी की वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये MD-CAT में MCQ आ सकता है कि C1 to C4 या कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से हमारे पास ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, मतलब 4 से ज़्यादा हम जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 7 पे जाएंगे, तो फिर वो उसकी सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे जाके कोई भी लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ मेथानोइक एसिड। ये हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन। इसमें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 + 1 3 प्रोपेनोइक एसिड है। तो अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 118 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हमारे पास 141 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहते हैं कि जब हमारे पास कार्बन नंबर ज़्यादा होते हैं तो उसी हिसाब से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। देखिए इसके अंदर कितने कार्बन आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 ये हैं और ये कार्बोक्सिल ग्रुप का 1 है, मतलब 3 कार्बन यहाँ पे मौजूद है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 141 है। यहाँ पे 2 कार्बन मौजूद हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें 118 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हमारे पास कार्बन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका आप कह सकते हो कि विद इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कार्बन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, और दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर पॉसिबल होती है। ये आपको आगे मैं डायमर के स्ट्रक्चर में बताता हूँ। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीजेज इरेगुलरली विद मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो टेम्परेचर जहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं उनमें कोई ख़ास रेगुलरिटी नहीं होती है, इनके अंदर क्या होती है, इरेगुलरिटी होती है, और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है विद मॉलिक्यूलर मास। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर हायर देन लोअर एंड हायर ऑड नंबर। ठीक, अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, सो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, दैट शुड बी हायर। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी लोअर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये CH3 CH2C, हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन इज ऑड नंबर, तो इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट -22 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इसका देखिए -6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -6 क्या है, दिस इज हायर टेम्परेचर। ठीक है, -6 जो है दिस इज हायर। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो ये 1 2 3 4 ये 5, अब ये अगेन क्या है हमारे पास, दिस इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखिए इसका जो है -36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और भी कम है। तो अगर आपके पास इवन नंबर होंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हायर होगा, और अगर ऑड नंबर होंगे तो हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, दैट शुड बी लोअर। Now the next point is the molecular mass determination in non-polar solvent like benzene shows that carboxylic acid exists is cyclic dimer। कि जब हम इसका molecular mass फाइंड आउट करते हैं किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, दिस इज C6H6, दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल, और इसको हम कहते हैं कि नॉन पोलर है। हमारे पास क्या होता है, दिस इज नॉन पोलर, और नॉन पोलरिटी की वजह क्या है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन,
और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे पोल्स की क्रिएशन नहीं पॉसिबल, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉन पोलर। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये डायमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनका डायमर बन जाता है। डायमर किस तरह बनता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ, ठीक है। इसके साथ क्या होता है? एच होता है। दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, दूसरी साइड पे ये आर, ठीक है। तो इस ओ को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे ओ लगा लेते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है? यहाँ पे ये होता है कि देखो हमारे पास इसके ऊपर है पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास है पार्शल नेगेटिव चार्ज। वजह आपको इससे पहले बता दी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सेम इज़ द केस विद दिस कि हमारे पास यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं? इसके साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। H.B मैं लिख देता हूँ, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हमारे पास यहाँ पे लॉन पेयर है, इसके साथ इंटरेक्शन कर लेता है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, जो इंटरेक्शन होंगी, दीज वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H.B मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब कभी हम इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, तो ये क्या कर जाते हैं? दे मेक अ डाइमर। अब यहाँ पे देखें दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं ना, तो ये देखें ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये आपस में मिल जाते हैं और इससे हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है डाइमर की, एंड दिस डाइमर इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो रिंग है ना, इसके अंदर कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एक रिंग के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। 8 एटम्स हैं और ये आपस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे पास डाइमर की फॉर्मेशन होती है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि ये एक डाइमर बना लेता है और डाइमर की वजह से इनके अंदर ये जो है ना लिक्विड फेस को जो छोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डबल हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? देखो डाइमर बन रहा है, तो डाइमर का मतलब 2, अगर 2 है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 40 अगर एक का मॉलिक्यूलर वेट है, दूसरा भी होगा तो 40 + 40 80, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो लिक्विड फेज ये छोड़ देगा, मतलब सॉलिड की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ की, कि हमारे पास डाइमराइज हो जाता है, हमारे पास डाइमर की फॉर्मेशन कर जाता है और वो भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेज टू इन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कहता है अगर आपके पास एसिटिक एसिड है प्योर फॉर्म में, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एथेनोइक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। और कहते हैं अगर आप इसको 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले आते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये फ्रीज़ होके एक सॉलिड बना देता है, ठीक है। जिस तरह आइस होता है ना, जिस तरह आप लोगों ने बर्फ़ देखी हुई है, तो उस तरह ये फ्रीज़ होके एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये जिस तरह आप ग्लेशियर्स में क्या होता है? बर्फ़ होती है, तो इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये टेम्परेचर आप लोगों ने MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिटिक एसिड जो है वो आइस लाइक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी हैव वेरियस मेथड, like we have carbonation of Grignard reagent, hydrolysis of nitriles, oxidation of primary alcohols and oxidation of aldehydes, oxidation of alkyl benzene। तो ये सारे के सारे मेथड हैं जिसको आप यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन सब के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं वो लिखवा देता हूँ।
यहाँ पे मैकेनिज़्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैकेनिज़्म लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और ना ही MD-CAT के अंदर आपके कोई मैकेनिज़म्स आते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड किसी भी मैकेनिज़्म में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं आपके साथ उसका अलग से वीडियो बना के मैकेनिज़्म भी करवा दूँगा। लेकिन बीइंग अ MD-CAT स्टूडेंट या अगर आप किसी कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। So student, let's discuss about the first method, that is carbonation of Grignard reagent। कार्बोनेशन कहते हैं आप Grignard reagent के साथ रिएक्ट करा दो कार्बन डाइऑक्साइड को। Grignard reagent क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। Grignard reagent RMgX को कहते हैं, ठीक है, RMgX। R क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, Mg इज मैग्नीशियम, X इज द हैलोजन, ठीक है। आप कोई भी Grignard reagent ले लो और उसके साथ आप रिएक्ट करा दो कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये रिएक्शन हम करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOMg पॉजिटिव और X। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक और भी होगा, और साथ में हमारे पास इसमें हम वाटर ऐड कर लेते हैं और एसिड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, प्रोटॉन ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा क्या, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे लिखते हो ना, दिस इज़ RMg और X, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूँ लिखते हो, लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी, ये इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे करना क्या होता है हमें कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइड यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, न्यूट्रल साइड यहाँ पे मिल रही है इसको, तो ये नेगेटिव क्या कर लेता है, ये आएगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन क्या है, इस वक्त न्यूट्रल फॉर्म में, तो वो एज अ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास यूँ बन जाएगा R। ये R किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की तरफ ये चार्ज आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव इस मैग्नीशियम को पकड़ लेता है और हमारे पास बन जाएगा Mg पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर वाटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसकी प्रोटॉन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे वाटर में H पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, ये नेगेटिव जो है इसके साथ रिएक्ट करा लें, ये नेगेटिव जो है इसके साथ रिएक्ट करा लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCO के साथ H लगेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट OH, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड O है ये ऑलरेडी ना, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ OH लगा दें। मैग्नीशियम के साथ अगर आप OH लगाओगे तो मैग्नीशियम OH और यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी और हेलाइट। अगर आप ये MgX की जगह पे Cl कर लोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड हो जाएगा। एनीवेज ये हमारे पास क्या है, इसको अगर मैं लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिसको आप कहते हो कार्बोनेशन ऑफ Grignard reagent। सेकंड मेथड कौन सा हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं, नाइट्राइल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपको ये साइनाइड ग्रुप नज़र आता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है ना साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप या साइनो ग्रुप अगर आपको नज़र आता है, सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज नाइट्राइल्स। सो अगर आपके पास नाइट्राइल्स हैं उसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर लो, RCN दिस इज़ कोई भी नाइट्राइल है, इसकी आप कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कर दो। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेकेज। तो वाटर की प्रेजेंस में आप किसी चीज़ को ब्रेक करते हो ना, सो दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके आपने 2 मोल्स ले लेने हैं। जैसे आप रिएक्ट कराओगे सो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे से एमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ अ मेथड। इसकी अगर आप R की जगह कोई मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल लगा दो, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, आपने क्या करना है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे एमोनिया जो है वो रिलीज़, दिस इज़ एसिटिक एसिड। सो ये जो वो है इसको आपने याद रखना है, दिस इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। आपने क्या करना है,
प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन कर लेनी है, तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि RCH2 और OH, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। आप नेसेंट ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट Cr2 और O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट in the presence of sulfuric acid. First of all, it would be oxidized to aldehydes, और एल्डिहाइड के बाद आप दोबारा से इसके अंदर K2Cr2O7 ऐड कर दें पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरी बात यह है कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का आपको शायद आइडिया हो कि अगर आपके पास अल्कोहल है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, इसको आप कार्बन के साथ अटैच कर दो, इसको मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच कर दो, दो हाइड्रोजन्स होंगे। सो दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप F.G में लिख देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन होता है इसको बीटा कार्बन डायरेक्टली जो लिंक्ड है, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो अगर एक बीटा कार्बन होगा ना, सो दैट वुड बी प्राइमरी अल्कोहल। वो क्या होगा, दैट वुड बी प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ आप दो कार्बन अटैच कर दो डायरेक्टली। सो अब आप देखो कि इसके अंदर कितने बीटा कार्बन एटम अटैच्ड हैं। दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन, दिस इज़ आल्सो बीटा कार्बन। दो बीटा कार्बन अगर हैं सो दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन है और वो कार्बन जो है मज़ीद तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा एक कार्बन, ये दूसरा बीटा कार्बन, ये तीसरा बीटा कार्बन, तीन बीटा कार्बन हैं, सो दिस इज़ टर्शियरी अल्कोहल। सो याद रखें कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स हमेशा क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है। और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड देते हैं। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल्स हैं तो टर्शियरी अल्कोहल्स की आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, फिर आपके पास अल्कीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। नंबर 4, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हो गए, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब ये जो आपको मैंने इंटरमीडिएट बताया है, अल्कोहल्स को आपने पहले किधर कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड्स के अंदर, एल्डिहाइड्स को फिर आपने कन्वर्ट कर दिया किधर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड यही है कि आप यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, ठीक है, एल्डिहाइड्स को ले लो, RC⋅OH एल्डिहाइड को ले लो और इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तभी आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो दीज आर एल्डिहाइड। कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे आप क्या कर दो, R ग्रुप अटैच कर दो। ठीक है, अल्काइल ग्रुप से अटैच कर दो, दीज आर द एल्डिहाइड। यहाँ पे दीज आर द कीटोन्स, हमारे पास क्या होते हैं, दोनों साइड पे अगर अटैच होंगे तो कीटोन्स। यहाँ पे अगर आप R ग्रुप अटैच कर दो या फिर H अटैच कर दो, तो दोनों क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे, लेकिन एक साइड पे H का होना लाजमी है। सो दिस इज़ एन अनदर मेथड जिसकी मदद से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फाइंड आउट बना सकते हो। नंबर 5, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप आप अटैच कर दो, सो दैट वुड बी अल्काइन बेंजीन। नंबर कौन सा है, 5 है। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल मतलब R ग्रुप और बेंजीन अगर आप बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, लेकिन अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप में आप मिथाइल लगाते हो, दिस इज बेंजीन, इसके साथ आप लाइक CH3 लगा दो। ठीक है, CH3 लगा दो और इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करके, लाइक K2Cr2 और O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बेंजीन रिंग को तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, जो साइड चेन है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नाउ दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, दिस इज़ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये क्या है, दिस इज़ टोल्वीन, इसको आप क्या नाम देते हो, टोल्वीन, आपने बेंजीन की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, दिस इज़ टोल्वीन। और टोल्वीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो साइड चेन जो है उसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज वर द वेरियस मेथड थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर विच यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सो पहला मेथड कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, थर्ड वन इज oxidation of primary alcohols, oxidation of aldehydes and oxidation of alkyl benzene. So student, this was all about this video. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे और फिर इसके केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपने कोई टॉपिक करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर कर लूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक।